नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पति की लंबी आयु और कल्याण की कामना के साथ महिलाओं ने रखा हरतालिका तीज व्रत। भक्तिभाव से किया भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन। नेपाली गोरखा समाज की महिलाओं ने पशुपतिनाथ मंदिर रांची में मनाया तीज महोत्सव। पारंपरिक पोशाक धारण कर महिलाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी लिया भाग। खेल के मैदान और स्कूल परिसर में लगाए जा रहे मोबाइल टावरों के खिलाफ एनएसयूआई ने किया कैंट बोर्ड कार्यालय का घेराव। देर तक मचा रहा कैंट बोर्ड कार्यालय में हंगामा। और बारिश के बीच चरकवा के बढ़ियाखेड़ा गांव के बाहर खेत में बना कच्चा मकान गिरा। मकान के मलबे में दबे एक ही परिवार के 5 लोग। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला। घायलों के इलाज के लिए भेजा अस्पताल। नगर निगम में आयोजित जन सुनवाई में सप्ताह 19 शिकायतें आई, जिनमें अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण शाखा से संबंधित रही। स्वीकृत नक्शे के खिलाफ हुए निर्माण कार्य नासूर बन रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। नगर निगम की जनसुनवाई में पहुंचे शहर के अलग अलग इलाकों के लोगों ने बताया कि कंजर्वेंसी पर कब्जा करके और स्वीकृत नक्शे के खिलाफ हुए निर्माण के कारण उनका जीना मुश्किल हो रहा है। बार बार शिकायत करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। रामनगर आरके वालों ने कॉलोनी डेवलप किया था, उसमें 40 फीट की रोड थी। कुछ लोगों द्वारा वहां पर पक्का निर्माण कर लिया गया है और दुकानें निकाल लिया गया है। तो उसके लिए महोदय जी से बोलने आए थे कि वहां की रोड चौड़ी की जाए, जो अवैध कब्जा कर लिए हैं लोगों ने, और दुकानें बंद करवाई जाए वहाँ से। सुरेश अमलानी ने ये 11 साल प्रिंस लेबर जब काम शुरू हुआ तब से मैं कंप्लेंट करता आ रहा हूँ। जब पब्लिक कंजर्वेंसी पे इसने कब्जा कर लिया है, खुद के नक्शे में 5 फुट दर्शा रहा है, वो गली है और अभी नाप के देखो तो 4 फुट मिलती है। 1160 का भूखंड था, 1316 की रजिस्ट्री करवा लिया। इसमें क्रेता बेहतर दोनों फर्जी है, विक्रेता भी वैसे ही है। फिर इन्हें नामांतरण के टाइम पे कोर्ट में हलफनामा दिया कि 1160 में कर दिया जाए। सिविल सूट पे उसने लगाया कि 1316 हमने कर किया है। अच्छा, जब नामांतरण की बात उसमें डिग्री भी ले लिया था 1316 की। नामांतरण में जब आरआई की रिपोर्ट लगी तो उसने कहा इसमें 1160 फुट तो जमीन नहीं है, लेकिन अब आपने निर्माण 1316 पे कर लिया है। यहाँ जो नक्शा दिया आपने वही 1316 फुट ही अपना बताया है, और जबकि नामांतरण में 1160 ही लिखा, वहाँ शपथ पत्र दिया है इन्हें। उसके बाद फिर यहाँ 1116 कर। मैं गवापुर का निवासी हूँ। मेरे घर के बाजू में मॉडर्न एक्सरे हॉस्पिटल जो मुकेश जैन द्वारा संचालित किया जाता है, उन्होंने नाले में अवैध कंस्ट्रक्शन किया और उसके बाद उन्होंने पीछे एक लोहे की सीढ़ी का अवैध निर्माण किया, जिसकी इन्होंने किसी से कोई परमिशन नहीं दी, और उसके कारण हम नाले का जो पानी वो हमारे घर में वापस रिटर्न हो रहा है। तो इसको मना करते थे, फिर बात की स्थिति उत्पन्न करते थे। सीताराम चक्रवर्ती ने हमारे घर के बाजू से नहानी थी, घर के सामने नहानी थी, उसने दीवार तोड़ के पूरा कब्जा कर लिया और दीवार खींच ली, जो कि बरसात का पानी हमारे घर में घुस रहा है और कच्चा मकान है, गिर जाएगा, फिर हम क्या करेंगे आप ही बताइए। आप क्या चाहते हैं आप? भाई न्याय चाहते हैं, इसके दीवार तोड़ी जाए, जो उसने अभी नई दीवार उठाई है कल ही। जन सुनवाई में आने वालों का कहना है कि नगर निगम की भवन शाखा और अतिक्रमण विभाग की कार्यशैली सुधर जाए तो आधी से ज्यादा समस्याएं खुद ब खुद सुलझ जाएंगी। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इस मंगलवार को साप्ताहिक जनसुनवाई में ग्रामीण और शहरी थाना क्षेत्रों से आए आवेदकों ने शिकायतें दर्ज कराकर पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। जनसुनवाई में ऑनलाइन फ्रॉड, घरेलू विवाद, आपसी मारपीट और संपत्ति जैसे विवादों की शिकायतें आवेदकों ने दर्ज कराई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इस मंगलवार को भी साप्ताहिक जनसुनवाई के माध्यम से आवेदकों की शिकायतों को सुना गया। जनता दरबार में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से आए आवेदकों ने शिकायतें दर्ज कराई, जिनमें ऑनलाइन फ्रॉड, संपत्ति विवाद, घरेलू विवाद, आपसी मारपीट के मामले जैसी शिकायतें सर्वाधिक थी। जनसुनवाई में पनागर निवासी विशाल चौधरी ने भी अपने पुत्र संदीप चौधरी की करंट से हुई मृत्यु के मामले में जांच करने की मांग की। मृतक संदीप के पिता ने बताया कि उनके पुत्र को 4 अगस्त की सुबह अमित वाजपेयी के फार्म हाउस पर बिजली के खंभे से टूटे हुए तार से करंट लग गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। इस मामले की जाँच पनागर थाना पुलिस द्वारा की जा रही है, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मेरा लड़का संदीप चौधरी उर्दू बाट क्रमांक 75 है, वाजपेयी के यहाँ काम करता है। मेरा लड़का 5-6 महीने से उसके यहाँ 4 तारीख को 11:30 बजे उसको प्लांट में करंट लग गया। 2 दिन पहले से लाइन टूटी पड़ी थी, इसमें कोई जानकारी नहीं थी। और वो लड़का 3 जन गए थे, जिसमें से 2 लड़कों को वो पहले पहुंच गए। बाद में मेरा लड़का वहाँ गया,
उसको करंट की चपेट में आ गया वो। उसकी 2-3 दिन पहले से मतलब गांव वाले भी बोल रहे थे कि यार लाइन टूटी पड़ी है, उसको जुड़वा दो, कोई दुर्घटना हो सकती है। इसके बाद भी अमित वाजपेयी कोई ध्यान नहीं दिए। उनका प्लांट था, यदि वहाँ लाइन टूटी पड़ी थी तो उनको नहीं भेजना था प्लांट को। वहीं जीसीएफ परेल लाइन से आए आवेदक ने ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायत दर्ज कराई है और उनके बैंक खाते से 52,000 रुपए निकाल लिए जाने की बात बताते हुए मामले में निष्पक्ष कार्यवाही करने की मांग की है। सर, शिकायत मेरी ये थी कि मेरे मोबाइल नंबर पर BSNL हेड ऑफिस के नाम से फ़ोन आया था और उस पर मुझे सिम वेरिफिकेशन करने के लिए बोला गया था। उसके बाद एक लिंक भेजी गई थी कि इस पर आप अपना वेरिफिकेशन कर दें। उस लिंक को ओपन करने के बाद सर कुछ कुछ ऐप इंस्टॉल हुआ था या जो भी हुआ था, उसके बाद सर मोबाइल पे मैसेज आना शुरू हो गया कि आपका अकाउंट से पैसे 5 बार में 10-10 हज़ार रुपये करके सर 52,000 रुपये निकाल लिए गए, जिसकी शिकायत मैंने थाना धमापुर और बैंक ऑफिस ये गोगलपुर रांची में की थी, जिसकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। इसके अलावा जनसुनवाई में अलग अलग मामलों की शिकायतें लेकर आवेदक पहुंचे और उन्होंने आवेदन पत्र देकर कार्यवाही करने की मांग की। आज जनसुनवाई में कुल 37 मामले सामने आए, जिसमें अधिकांश मामले हैं जो परिवार संबंधित है, जिसमें आपसी घरेलू में जो मतभेद होते हैं उसके संबंध में है, जिसको संबंधित थाने और कुछ मामलों को परिवार परामर्श केंद्र में भी दिया गया है। और कुछ अन्य मामले गिरफ्तारी ना होने के संबंध में है, जिनको कि अवगत करवाया गया कि आजकल अरुणेश कुमार जी की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार 7 वर्ष से कम अवधि के अपराध पर केवल 41 का नोटिस देने का प्रावधान है, जिससे उनको अवगत कराया गया। सर, एक मामला आया था कि मृत्यु हो गई थी, करंट से मौत हो गई थी। इस एक माह पूर्व एक कर्मचारी की एक कंपनी में काम करने दौरान करंट लगने से मृत्यु हो गई थी, जिसका मर्ग पंजीबद्ध कर उस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, जिनका ये कहना था कि इस कार्रवाई को शीघ्र किया जाए, जिससे संबंधित CSP और थाना प्रभारी को अवगत करवा दिया गया कि इसकी जानकारी कार्रवाई पूर्ण कर इनके परिजनों को बताई जाए। जनसुनवाई में आए आवेदकों की शिकायतों को संबंधित थाना प्रभारियों को कार्यवाही और जांच करने के लिए अग्रेषित किया गया है। बुधवार से प्रारंभ हो रहे गणेश उत्सव पर्व की तैयारियां अंतिम दौर में है। गणेश उत्सव पर्व को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। कोरोना काल की बंदिशों के बाद घरों के साथ ही गणेश पंडालों में भी गणेश उत्सव पर्व उत्साह और भक्तिभाव से मनाया जाएगा। कोरोना काल की बंदिशों के बाद इस वर्ष पर्व और त्योहारों को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आने लगा है। बुधवार से शुरू हो रहे भगवान गणेश के 10 दिनी जन्मोत्सव पर्व की चहल पहल भी नजर आने लगी है। इस वर्ष घरों के अलावा गणेश उत्सव समितियों में भी गणेश उत्सव पर्व का उत्साह नजर आ रहा है। वहीं मूर्तिकार भी उत्साहित हैं। मूर्तिकारों के द्वारा भगवान गणेश की बड़ी प्रतिमाओं का निर्माण भी किया जा रहा है। गणेश जी की वर्तमान में 10 फीट और 11-12 फीट मैयर की थी एक, वो 12 फुट के लगभग है, चली गई रात को। कोरोना का जितना भी बीमारी का प्रकोप हम पर था उतना ही आम जनता पर था, क्योंकि वो देख के तो आ नहीं रहा था, न रखने वाला और न बनाने वाला, ऐसी स्थिति थी। क्योंकि अगर हम बना के रखते तो लेने वाले भी आप है। 50% उत्साह बढ़ा हुआ है। रेट की बात ऐसा है, जो चीज़ पहले 10 रुपए की थी आज मार्केट में हम लेने जाते हैं तो 20 रुपए की, माने 50% रेट हर चीज के बढ़ चुके हैं, चाहे वो जो भी चीज हो। इस वर्ष विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव पर्व की धूम घरों से लेकर गणेश पंडालों तक देखने को मिलेगी। गणेश पंडालों में प्रथम पूज्य आराध्य भगवान श्री गणेश की प्रतिमाएं श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनेंगी। पति की लंबी आयु और सुख सौभाग्य की कामना के साथ महिलाएं आज हरतालिका व्रत कर रही हैं। भगवान शिव और पार्वती का घर घर पूजन हो रहा है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि माता पार्वती ने यह व्रत शिव जी को पाने के लिए रखा था। हरतालिका तीज व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि मंगलवार को है। हस्त एवं चित्रा नक्षत्र, कन्या राशि और शुभ योग एवं सौम्य योग में यह व्रत मनाया जाएगा। व्रत में पूजन में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। महिलाएं पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए ये व्रत रखती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए ये व्रत रखती हैं। पूजा के लिए सबसे शुभ समय शाम को 5:20 से रात को 7:59 तक है। जिस समय हरतालिका तीज की पूजा की जाएगी उस समय शुभ योग लगा रहेगा।
दूसरे दिन यानी 31 अगस्त दिन बुधवार को घर घर में भगवान गणेश की स्थापना की जाएगी। इस बार सुबह से रात तक गणेश स्थापना का मुहूर्त रहेगा। 10 दिनी महोत्सव को लेकर हर तरफ उल्लास देखा जा रहा है। वहीं गणेश पंडालों में तैयारियां तेज हो गई हैं। कई पंडालों में पहले दिन ही प्रतिमाओं की स्थापना की जाएगी। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश भगवान के बाल रूप का पूजन किया जाता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि भगवान श्री गणेश प्रथम पूजनीय है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। मान्यता है कि इसी दिन मां पार्वती ने भगवान गणेश को जन्म दिया था। ये जन्म संसार में होने वाली संतान की तरह नहीं बल्कि देवियों की शक्ति के माध्यम से दिया गया। गणेश जी का जन्म दोपहर में हुआ, इसलिए गणेश चतुर्थी की पूजा हमेशा दोपहर में मुहूर्त में की जाती है। भगवान गणेश का पर्व जो है गणेश उत्सव कहते हैं, यह भाद्र शुक्ल चतुर्थी के दिन हो रहा है और इसमें भगवान गणेश का जन्मोत्सव पर्व हम मनाते हैं, जयंती पर्व मनाते हैं। और आज मध्याह्न काल में हम भगवान गणेश की मृत्तिका की मूर्तियां स्थापित करते हैं। हमारे घर में यदि धातु की प्रतिमाएं हो तो उनका भी पूजन किया जा सकता है। अन्यथा यह जो प्रचलन में तिलक के समय से चला आ रहा मूर्तियों का वह पूजन किया जाता है और भगवान को 21 दूर्वा अर्पित करते हैं। और उनके जो 12 नाम हैं, गणाधिपाय नमः, विघ्नराजाय नमः, इन नामों से उनका पूजन करते हैं। और भगवान को 21 यदि आपने मोदक भेंट किए, 21 मोदक की जगह यदि आप 8 मोदक भेंट करें तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और भगवान का अनेक प्रकार से आप पत्र पुष्प फल इत्यादि के सहित भगवान का पूजन करें। इसके कारण आपकी मनोरथ की सिद्धि होती है और विघ्नहर्ता भगवान गणेश यदि आपके ऊपर प्रसन्न हो गए तो निश्चित रूप से यह पूजन बुद्धि को देने वाला, विद्या को देने वाला, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति कराने वाला, विघ्नों के नाश करने के लिए किया जाता है। और इस 10 दिन के पर्व में आप एक बार गणेश सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य ही करें। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया से 40 mm/L70 के 11,000 कारंज केस की पहली खेप स्वीडन के लिए रवाना की गई। बम के खोलों से भरे कंटेनर को खमरिया के GM अशोक कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मेक इन इंडिया की मिसाल भारत में तैयार ये उत्पाद पहली बार यूरोपियन देश स्वीडन एक्सपोर्ट किया गया है। आयुध निर्माणी खमरिया से सोमवार की रात 11,000 कारंज के स्वीडन के लिए रवाना किया गया। बम के खोतों से भरे कंटेनर को खमरिया के GM अशोक कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। म्यूजिशियन इंडिया लिमिटेड को वर्ष 2022-23 के लिए मैसर्स नमी स्वीडन से 40 ml L70 के 44,000 कारंज केस का ऑर्डर प्राप्त हुआ था। इनमें से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया द्वारा शुरुआत में 200 सैंपल स्वीडन भेजे गए थे। प्रथम पायलर लॉट प्रोसेस ऑडिट एवं फायरिंग के सारे मापदंडों पर खरा साबित हुआ। इसी तरह की 11,000 कारंज केस का पहला डिस्पैच लॉट सोमवार की देर रात रवाना किया गया। डिफेंस मार्केट का परिवेश बदल रहा है, प्रतिस्पर्धा बदल रही है और उसी प्रतिस्पर्धा में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया और MIL का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही विश्वासपूर्ण कदम है जो हम एक्सपोर्ट का एक कंसाइनमेंट एक डिस्पैच कर रहे हैं। जो एक्सपोर्ट का कंसाइनमेंट है स्वीडन के लिए डिस्पैच हो रहा है और ये L70 का केस है और 11,000 संख्या में ये पहली खेप है जो हम सप्लाई कर रहे हैं। जबलपुर के आयुध निर्माणी खमरिया रक्षा के क्षेत्र में उत्पादन के बड़े मुकाम हासिल कर रही है। आयुध निर्माणी में तैयार रक्षा उत्पाद धीरे धीरे विश्व पटल पर अपना अलग स्थान बना रहे हैं। पति की लंबी उम्र, सुखद जीवन और कल्याण की कामना के लिए महिलाओं ने हरतालिका तीज का व्रत धारण किया। इस अवसर पर नेपाली गोरखा समाज की महिलाओं ने रांची स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में तीज महोत्सव मनाया। महिलाओं ने मंदिर में भगवान शिव का पूजन अर्चन किया और पारंपरिक पोशाक धारण कर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया। पति की लंबी आयु, कल्याण और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना के साथ हरतालिका तीज का त्योहार पूरी आस्था, परंपरा और भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में नेपाली गोरखा समाज की महिलाओं ने भी तीज महोत्सव मनाया। महिलाओं ने भक्ति भाव के साथ भगवान शिव का पूजन किया और फिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में समाज की महिलाएं पारंपरिक पोशाक धारण कर शामिल हुई। रांची स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में तीज महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
पशुपतिनाथ महिला समिति के महिलाएं हैं और हम लोग हर वर्ष हरितालिका तीज मनाते हैं हम लोग। और क्या कहते हैं, महिलाएं हम सभी उपवास भी रहती हैं और भगवान शंकर जी से, भगवान पशुपतिनाथ जी से ये प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारे देश में, हमारे जहाँ हम रहते हैं उस जगह पे ये जितनी बीमारियाँ आती हैं ये सबको दूर करें, इसकी हम उपासना करते हैं। और हम हर साल की तरह हम सब भाई मतलब बहनें, दीदी बहनें, भाई भी हमारे सब सहयोगी हैं, सब मिलकर तीजा का ये त्यौहार मनाते हैं। और भगवान को पूजा अर्चन करना तो उनको खुश करने के लिए हम लोग नृत्य डांस करते हैं अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम के अनुसार। जबलपुर शहर से सभी नेपाली गोरखा समाज की दीदी बहनी लोग सभी एकत्रित हुए हैं। यहाँ हम मंदिर में विगत 7 वर्षों से तीजा का कार्यक्रम धूमधाम से मनाते हैं। आज के दिन महिलाएं शिव जी की उपासना करती हैं और उनके पूजन पश्चात मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का उनके द्वारा आयोजन होता है। हिंदू धर्म में महिलाओं के लिए तीज पर्व का विशेष महत्व बताया गया है। नेपाली गोरखा समाज की महिलाएं भी प्रतिवर्ष तीज पर्व का त्योहार उत्साह के साथ मनाती हैं। राइट टाउन स्थित सेंट्रल इंडिया किडनी अस्पताल में जाकर हुए आयुष्मान भारत योजना फर्जीवाड़े की जांच के लिए एसपी जबलपुर ने एसआईटी का गठन कर दिया है। एडिशनल एसपी सिटी गोपाल खांडेल के निर्देशन में एसआईटी की टीम इस प्रकरण की जांच करेगी। पुलिस ने इस मामले में सेंट्रल किडनी अस्पताल की संचालिका दुहिता पाठक, डॉक्टर अश्विनी पाठक और अस्पताल के मैनेजर कमलेश्वर महतो को गिरफ्तार कर लिया है। राइट टाउन में स्थित होटल वेगा में अस्पताल संचालन और आयुष्मान भारत योजना फर्जीवाड़े की जांच के लिए एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने एसआईटी का गठन कर दिया है। इस मामले की जांच एसआईटी की टीम करेगी। जांच टीम एडिशनल एसपी सिटी गोपाल खांडेल के नेतृत्व में गठित की गई है। इसमें सीएसपी कोतवाली प्रभात शुक्ला, सीएसपी गोहलपुर अखिलेश गौर, थाना प्रभारी लाडगंज मधुर पटेरिया, खमरिया थाना प्रभारी निरूपा पांडे को शामिल किया गया है। इस मामले की जाँच का जिम्मा एसआईटी को सौंप दिया गया है। गौरतलब है कि इस मामले में थाना लाडगंज में एफआईआर दर्ज की गई और सेंट्रल इंडिया किडनी अस्पताल की संचालिका डॉक्टर दुहिता पाठक, डॉक्टर अश्विनी पाठक और अस्पताल की मैनेजर कमलेश्वर महतो की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की गई है। क्या इसमें हमने एक एसआईटी बनाई है जिसके अध्यक्ष एडिशनल एसपी सिटी हैं और उसमें सीएसपी गोहलपुर अखिलेश गौड़, सीएसपी कोतवाली और टीआई कोतवाली और टीआई लाडगंज और जो विवेचक हैं वो निरूपा पांडे, थाना प्रभारी खमारिया है। और ये नई एसआईटी का गठन किया गया। कोई भी मुद्दा इसमें जो है नहीं छोड़ा जाएगा। हर मुद्दे पे बारीकी से जांच की जाएगी और अभी तक इसमें 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। 1 दिन का पीआर भी लिया गया। एसआईटी की टीम विभिन्न बिंदुओं पर मामले की जांच करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि एसआईटी की जांच से फर्जीवाड़े में कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। कृषि उपज मंडी गंदगी से बेहाल है, जिसकी वजह से न सिर्फ मंडी के व्यापारी बल्कि आम जनता को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के मौसम में जहां तहां पड़ा कचरा संक्रमण बीमारियों के फैलने का कारण बन रहा है। मंडी में साफ सफाई के साथ ही पेयजल व्यवस्था का भी अभाव है। शहर की सबसे बड़ी मंडी कृषि उपज मंडी गंदगी से बेहाल है। साफ सफाई ना होने और कचरा नियमित रूप से ना उठाए जाने के कारण न सिर्फ मंडी के व्यापारी बल्कि आम लोगों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंडी में पसरी गंदगी के कारण संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ रहा है। बारिश के मौसम में नाले नालियां भी चौक हैं, जिसका खामियाजा व्यापारी और आमजन उठा रहे हैं। साफ सफाई के साथ ही मंडी में पेयजल व्यवस्थाओं का भी अभाव है। यहाँ हम लोगों ने मंडी स्टेशन की तरफ से 2 बार बोर करा चुके हैं, लेकिन मंडी की तरफ से जो है बोर के लिए बोला गया तो उन्होंने कहा आगे सैंक्शन में भेजा है, अभी तक पास नहीं हुआ उनका। लेकिन यहाँ लोग मजदूर हैं, बाहर के व्यापारी हैं, सब पानी के लिए तरस रहे हैं। मंडी के व्यापारियों ने इन समस्याओं की जानकारी मंडी बोर्ड और प्रशासन से कई बार की, लेकिन जिम्मेदारों ने इन समस्याओं को दूर करने कोई सार्थक कदम नहीं उठाए, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है।
तेज धूप के कारण बढ़ते घटते तापमान ने संक्रामक बीमारियों को बढ़ा दिया है। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में वायरल फीवर के 70 से 80 मरीज प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। चिकित्सकों का कहना है कि सावधानी बेहद जरूरी है। मौसम की अस्थिरता ने बीमारियों का ग्राफ बढ़ा दिया है। सर्दी, खांसी, बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में मरीजों की लंबी लाइन लगी हुई है। चिकित्सक सलाह दे रहे हैं कि साफ पानी पिएं, बासी खाद्य सामग्री का उपयोग ना करें, घरों के आसपास पानी का जमाव ना होने दें, संक्रामक बीमारियों से सचेत रहें। मेनली यदि एक्यूट वायरल फीवर, सर्दी खांसी या कुछ उल्टी दस्त के मरीज आ रहे हैं और प्रिकॉशन के लिए एक तो साफ़ सफाई से रहें, साफ पानी पीना है, घरों के आसपास मच्छरों का बढ़ोतरी ना होने दें और यदि किस तरह के सिम्टम्स रहते हैं मरीज में कि जाकर तुरंत चिकित्सालय में जाकर चेक कराएं? यदि साधारण सर्दी खांसी बुखार खांसी है तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि थोड़ी भी सांस लेने की तकलीफ़ है तो कोविड की संभावनाओं को देखते हुए फ़ौरन जाकर चिकित्सालय में अपनी साधारण खून की जांचें व कोविड का टेस्ट कराना अनिवार्य है। सर, बुखार में लोगों को 100 डिग्री से ऊपर जा रहा है, काफ़ी समस्याएं बनी। ये तो वायरल फीवर का लक्षण ही है, ये तो होता ही है। बात की जाए प्रतिदिन कितने मरीज आ रहे हैं? करीब 70-80 मरीज मेरे यहाँ ओपीडी में आ रहे हैं वायरल फीवर। डॉक्टर्स का कहना है कि डेंगू, चिकनगुनिया जैसे बीमारियों के लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत ही चिकित्सकों की सलाह ले। सरकारी हॉस्पिटल्स में इनका मुफ्त इलाज है। थोड़ी सी भी लापरवाही महंगी पड़ सकती है। खेल के मैदान व स्कूल परिसर में लगाए जा रहे मोबाइल टावर के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI ने कैंट बोर्ड कार्यालय का घेराव किया। साथ ही मोबाइल टावर हटाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान काफी देर तक हंगामा मचा रहा। NSUI कार्यकर्ताओं ने कैंट बोर्ड कार्यालय का घेराव करते हुए मांग की है कि शिवाजी ग्राउंड में एवं विवेकानंद स्कूल में लगाए जा रहे मोबाइल टावर का काम बंद कराया जाए। मोबाइल टावर के कारण बच्चों की और युवाओं की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस और NSUI कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई। NSUI कार्यकर्ताओं के द्वारा कैंट बोर्ड का घेराव किया गया। हमारी मांग ये थी कि कैंट बोर्ड में हाई कोर्ट का आदेश है कि यहाँ पर शिवाजी ग्राउंड में कोई भी प्रतियोगिता के अलावा और कुछ भी नहीं होगा, लेकिन कैंट बोर्ड द्वारा एक टावर लगाया जा रहा हैगा जिससे कि जितने भी छात्र छात्रा यहाँ पर खेलते उनको काफ़ी नुकसान हो जाएगा। और एक दूसरी हमारी मांग ये थी कि स्वामी विवेकानंद स्कूल है, वहाँ पर भी एक टावर लगाया जा रहा हैगा। वहाँ पर 1800 बच्चे पढ़ाई करते हैं और वहाँ पर रेडिएशन इतना फैलेगा, उसके बावजूद भी कैंट बोर्ड जो है वहाँ पर टावर लगा रहा है। आज हमारी मांग ये है कि अगर ये टावर नहीं हटाया जाता है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। NSUI कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय नहीं लिया गया तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। जबलपुर के चरगवा थाना क्षेत्र के बढ़ियाखेड़ा गांव से बाहर खेत में बना कच्चा मकान देर रात बारिश के बीच ढह गया। इस घटना के दौरान मकान में सो रहे 5 लोग मलबे में दब गए। मकान गिरने के बाद मलबे में दबे परिवारों की आवाज सुनकर पड़ोसी जागे और उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस ने ग्रामीणों की मदद के लिए पहुंचकर मलबे से दबे लोगों को बामुश्किल बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल भेजा। जबलपुर और आसपास के क्षेत्र में बीती रात हुई जोरदार बारिश ने जमकर कहर ढाया। बारिश के बीच चरगवा के बढ़ियाखेड़ा गांव के बाहर खेत में बना टेक सिंह नामक एक व्यक्ति का कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया। मकान गिरने से 5 लोग मलबे में दब गए, जिनमें टेक सिंह, उसकी पत्नी भूरीबाई, 2 बच्चियां और 10 साल का बालक भी शामिल था। पीड़ित परिवार की चीख सुनकर पड़ोसी जाग गए और उन्होंने तत्काल पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद चरगवा पुलिस कामला मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से मकान के मलबे में दबे लोगों को बामुश्किल बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल भेजा। घटना में टेक सिंह को गंभीर चोटें पहुंची हैं। पुलिस ने घटना से प्रशासन को भी अवगत कराया है। ग्राम बढ़ियाखेड़ा थाना चरगवा अंतर्गत नई तहसील के पास में टेक सिंह मकान का खेत में एक टेक सिंह पटेल का एक खेत में एक मकान बना है, जहां पर कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया, जिसमें टेक सिंह पटेल, उनकी पत्नी भूरीबाई, उनकी दोनों बेटियां बड़ी और छोटी काजल और मोहनी, और साथ में एक 10 साल का बच्चा दुर्गेश, ये सभी मलबा में दब गए थे। जैसे ही सूचना मिली, नज़दीक में थाना होने से पुलिस और परिजन मिलकर के इनको बामुश्किल निकाले, जिसमें से घायल तो 5 ही लोग हैं,
लेकिन टेक्सिंग पटेल की ज़्यादा मलबे में दबने से और जो लकड़ी मिट्टी गिरी है उनके ऊपर, उससे वो काफ़ी देर तक मूर्छित रहे हैं, जिनको मेरे द्वारा मेडिकल हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। मकान गिरने की इस घटना से परिवार को भारी नुकसान पहुंचा है। मकान के बलबे में दबकर गृहस्थी का सारा सामान, अनाज, सब कुछ नष्ट हो गया है। ऐसे में पीड़ित परिवार को बेहद मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जब दबे थे तो अब बच्चा लोग सब सोते थे, जब ऊपर गिर गया, जब हमारे मुँह भर दिखानो तो हम आवाज लगाए, मोहल्ला वाले आन के दौड़े, उन्होंने निकालो, तो हम लोग को भर निकाले तो 2 मेडिकल में हैं, तो इनकी इलाज तय भई अस्पताल में। हम लोग रात में खाना पीना खाकर सो गए थे। इसके बाद में बहुत बारिश हो रही थी शाम को, तो हम लोग 2 बजे रात वो घर एकदम से नींद लगी हुई थी, तो वो घर एकदम से गिर गया। फिर हम लोग ने आवाज़ मारी तो आजू बाजू के लोग दौड़े, फिर हम लोग को निकाला। घर में 5 लोग थे तो 2 लोग मेडिकल गए हैं और 3 लोग को कम चोट है, तो 3 लोग को अस्पताल में दिखाया गया था। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार को अब शासन प्रशासन से मदद की दरकार है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज।